नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड, इसका नाम है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थ्योरीज। इसके अंतर्गत यूनिट थर्ड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सांवृत्तिक सिद्धांत, या इसे व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे व्यक्तित्व का केंद्रिक सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में पूछे कि कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सांवृत्तिक सिद्धांत क्या है, या ये न पूछे आप कि करें व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत क्या है या व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत क्या है, तो आपको कार्ल रोजर्स ने जो बताया है व्यक्तित्व सिद्धांत उसी को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो पर्सनालिटी थ्योरीज है, इसमें आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख लेंगे। और जो बाकी हेडिंग है, हेडिंग भी आप जो है लर्न कर लीजिएगा, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्ल रोजर्स जो महोदय हैं, इनका कार्यकाल जो रहा 1902 से 1987। इन्होंने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह घटना विज्ञान या स्मृति शास्त्र के नियमों पर आधारित है। घटना विज्ञान या स्मृति शास्त्र मतलब होता है कि ये फेनोमेनोलॉजिकल, ठीक है। और ये स्मृति शास्त्र क्या होता है? स्मृति शास्त्र क्या होता है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कार्ल रोजर्स ने अपने सिद्धांत में किन किन पक्षों पर जोर डाला है और उनके सिद्धांत के इर्द गिर्द कौन कौन से जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं वो घूमते हैं। तो देखिए, स्मृति शास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें व्यक्ति की अनुभूतियाँ, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, भाव, ठीक है, उसके जो इमोशंस होते हैं, एवं मनोवृत्तियाँ, यानी कि जो उसकी मानसिक स्थिति होते हैं या जो उसके विचार होते हैं, तथा उनके बारे में या आत्मन के बारे में या स्वयं के बारे में या दूसरे के बारे में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। अब स्मृति शास्त्र आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कार्ल रोजर्स के व्यक्तित्व के सिद्धांत में आपको क्या आगे पढ़ाया जाना है, या उसके सिद्धांत का मूल जो है उद्देश्य क्या है। तो स्मृति शास्त्र में क्या होता है, व्यक्ति की जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो उसके इमोशन होते हैं, जो उसकी मनोवृत्तियाँ होती है, वो अपने बारे में या दूसरे के बारे में क्या होता है, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इनके सिद्धांत को 3 भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू, दूसरा है व्यक्तित्व की गति की, और तीसरा है व्यक्तित्व का विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू, ठीक। जो परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी है वो क्या है? तो अस्थाई पहलू से मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्तित्व के पक्ष जो व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब उसका निर्माण होता है तो वो लंबे समय तक बना रहता है। तो देखिए, इनका व्यक्तित्व सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित, इन्होंने क्या किया था, क्लाइंट केंद्रित मनोचिकित्सा से प्राप्त जो इनको एक्सपीरियंस हुआ था उसी पर ये क्या है, आधारित है। क्योंकि इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों एवं वर्धनों का विकास है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है वो, और फिर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में का विकास, इन सब का अध्ययन करना इनके सिद्धांत का मुख्य एम है। इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना में 2 महत्वपूर्ण पक्षों पर बल डाला है, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण पक्ष कौन है? पहला प्राणी, दूसरा आत्मन, ठीक। अब प्राणी क्या है? प्राणी में देखिए, जीव जंतु पशु पक्षी सभी सम्मिलित हो जाएंगे। जब आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो यदि आप कहते हैं मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो ये सही है। जीवित प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो ये सही है। जब आप कहेंगे मनोविज्ञान मानव व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो ये गलत है, क्योंकि मनोविज्ञान में केवल मानवों का अध्ययन नहीं किया जाता है, पशु पक्षी प्राणी सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो कार्ल रोजर्स महोदय हैं, इनका ये तात्पर्य है कि प्राणी जो है, जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी दोनों सम्मिलित होता है, वो 2 तरह की क्रियाएं करता है, मानसिक क्रियाएं भी करता है और शारीरिक क्रियाएं करता है, और साथ ही साथ वो जो है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होता है, और वातावरण में जो हो रही है घटनाएं उससे भी उसका आत्म बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उसका इफेक्ट उसके व्यक्तित्व के निर्माण में होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो चेतन और अचेतन मन में उसके चीज़ें बैठती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं या दूसरे व्यक्ति से जो प्रभावित हो रहा है उसके कारण वो बैठता है। और दूसरा क्या है, आत्मन। आत्मन मतलब सेल्फ है।
इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के आत्मन का विकास, यानी कि उसके सेल्फ का विकास उसके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है तो पहले उसे अपने अंदर छुपी बुराइयों को समाप्त करके अपने आप का विश्वास करना होगा। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि क्या उसकी अच्छाई है, क्या बुराई है, ठीक है। वो वीक पॉइंट भी जानता है, लेकिन उसे वो इग्नोर करता है, सुधारता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व भी ऐसा हो जाता है। अगर व्यक्ति उसको सुधारता है तो उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है और उसका आत्मन जो सेल्फ है सुधर जाता है। इसी आत्मन के आधार पे इस थियरी का नाम सेल्फ थियरी कार्ल रोजर्स महोदय ने रखा। ठीक, आत्मन में दो चीज़ है, आत्म संप्रत्यय और आदर्श आत्मन। आत्म संप्रत्यय यह होता है कि व्यक्ति का जो अपना बारे में राय होता है उसे आत्म संप्रत्यय कहा जाता है। जो व्यक्ति जो अपने बारे में एक बनाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ठीक है, उसे आत्म संप्रत्यय कहा जाता है। और आत्म संप्रत्यय को सुधार के ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सकता है। दूसरा है आदर्श आत्मन। आदर्श आत्मन होता है कि व्यक्ति अपने समाज में देखता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व क्या है, एक कीर्तिमान होता है, एक सभी व्यक्तियों के लिए एक आदर्श होता है। तो व्यक्ति उसी के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को वो क्या है डेवलप करना चाहता है, इसी को आदर्श आत्मन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम व्यक्तित्व की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि इसकी व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का इन्होंने वर्णन किया है कार्ल रोजर्स से, जिसे उन्होंने क्या कहा है, वस्तुवादी प्रवृत्ति कहा है। अब वस्तुवादी प्रवृत्ति कैसे, क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है कि प्राणी में सभी तरह की क्षमताओं को विकसित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और जो व्यक्ति के उन्नत बनाने या प्रोत्साहन देने का काम करती है। यानी कि इन्होंने जो कार्ल रोजर्स महोदय हैं, इन्होंने व्यक्ति गतिकी में महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बताया है जिससे सारे कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति का विकास कर सकता है। इन्होंने और उस अभिप्रेरक का नाम रखा वस्तुवादी प्रवृत्ति। और वस्तुवादी प्रवृत्ति से तात्पर्य इनका यह था कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जन्मजात क्षमता होता है, योग्यता होता है अपने आप को उन्नत बनाने को, अपने आप को विकसित करने को, अपने आप को जो है अर्थ से फर्श तक पहुंचाने के, बस क्या है उसको उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। जब व्यक्ति उस दिशा में काम करेगा तो उसका व्यक्तित्व अपने आप जो है निखर जाएगा। रोजर्स का मत है कि व्यक्ति की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं जिससे उनका व्यवहार लक्ष्य की ओर निर्देशित। रोजर्स महोदय के अनुसार किसी भी व्यक्ति की दो मुख्य आवश्यकताएं नीड्स होती हैं जिससे उनका व्यवहार जो उनका लक्ष्य होता है उसकी तरफ जो है अग्रसित होता है। पहला अनुरक्षण की अवस्था, दूसरा समृद्धि की अवस्था। अनुरक्षण की अवस्था क्या है? मेंटेनेंस नीड। इसमें जैसे मैस्लो साहब का था दैहिक आवश्यकता था, सुरक्षा की आवश्यकता था, तो ये क्या है अनुरक्षण की आवश्यकता में आ जाएगा। इसमें व्यक्ति क्या है उसको भोजन, कपड़ा, मकान और सुरक्षा और इत्यादि चीज़ें आ जाती है। तो पहले ये क्या है, इन चीज़ों की वो जब से पूर्ति नहीं करेगा उसका व्यक्तित्व क्या है उस दिशा में आगे निखर नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति पेट से भूखा है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर भूखा है तो भोजन पाने के लिए चोरी करे या किसी से छीने, तो जिससे उसका व्यक्तित्व दूषित हो सकता है। दूसरा है समृद्धि की आवश्यकता, ग्रोथ डेवलपमेंट। जब ये पहला नीड कंप्लीट हो जाता है तो व्यक्ति क्या है अपने विकास के बारे में सोचता है, कैसे हम समाज में अपना एक जो है आदर्श स्थापित करें, सब लोग समान की दृष्टि देखें, नए नए उपलब्धि को प्राप्त करता है और इस सब को प्राप्त करके व्यक्ति क्या है अपना जो है उत्तरोत्तर विकास करता है जिससे उसका पर्सनालिटी भी निखरता है। ठीक, आगे है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देखिए जो रोजर्स महोदय हैं फ्रायड और एरिक्सन के समान ही व्यक्ति की कोई अवस्था सिद्धांत का परिवर्तन नहीं किया कि इस अवस्था में से व्यक्ति को क्या विकास होता है। इन्होंने व्यक्ति के विकास में आत्मन तथा व्यक्तित्व की अनुभूतियों में संगतता को महत्व बताया। ये कह रहा है किसी भी कार्ल रोजर्स महोदय कहते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी अच्छे से हो सकता है जब आत्मन यानी कि वो स्वयं तथा जो उसकी एक्सपीरियंस है, जो पास्ट में वो घटनाएं हुई उससे जो उसने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उन दोनों में समानता होगी तो व्यक्ति का विकास हो सका है। जब इन दोनों के बीच में अंतर हो जाता है तो इससे व्यक्ति में चिंता उत्पन्न हो जाती है और दूसरी तरफ इन दोनों के बीच यदि कोई अंतर नहीं होता तो अर्थात उनमें संगति होती है तो इससे एक स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है।
कहने के ये तात्पर्य है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फ्रायड और एरिक्सन के समान ही कार्ल रोजर्स महोदय ने कोई अवस्था के सिद्धांत नहीं प्रतिपादन किया है। बस इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है जिनके माध्यम से कहा है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो सकता है। पहला आत्मन, जिसे सेल्फ हमने बताया कि सेल्फ क्या होता है, और दूसरा क्या किया है इन्होंने, जो व्यक्ति को एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं पास्ट में, तो व्यक्ति को जो एक्सपीरियंस पास्ट में हो रहा है उससे वो जो गलती किया है उससे सुधार करे, सुधार करने के बाद अपने आत्मन को उन्नत बनाए, जिससे क्या है उसका व्यक्तित्व अधिक विकसित हो सकता है। तो कार्ल रोजर्स महोदय का जो सेल्फ थियरी था, या जिसे सामर्थ्यिक सिद्धांत कहते हैं, या जिसे क्या कहते हैं व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत कहते हैं, निम्नलिखित पॉइंट के अंतर्गत हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मूल्यांकन की बात की जाए इनके सिद्धांत का मूल्यांकन, तो ये इनके सिद्धांत का गुण ये है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के आत्म यानी कि उसके आत्मन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है तो पहले अपने आप को अगर सुधारेगा नहीं तो उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है। और यदि दोष की बात करें तो दोष में कई मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जो कार्ल रोजर्स महोदय हैं इन्होंने क्या है केवल व्यक्ति के एक ही पक्ष पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है जिसे आत्म कहा जाता है, और बाकी पक्षों को इन्होंने अवहेलना की है, तो ये इनका ये दोष है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सामर्थ्यिक सिद्धांत क्या होता है, आत्म सिद्धांत क्या होता है, या व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत होता है। आगे क्लास में हम इससे रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने आगे क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।